जी अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर के साथ मैं हूं मशल फ़ातिमा, आपकी माइक्रोबायोलॉजी टीचर। आज हम पेज नंबर 15 से शुरू करेंगे और पढ़ेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जिस तरह हमारे घर की बाउंड्री होती है, बाहर वाली एक दीवार होती है, चार दीवारी जिसको कहते हैं, इस तरह बैक्टीरिया के भी आउटर सेल के बाहर एक वॉल होती है, दीवार होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो सिर्फ माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अलावा तमाम बैक्टीरिया की एक सेल वॉल होती है, जिसका काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना और इसकी शेप डिटरमिन करना, कि मतलब बैक्टीरिया ने किस तरह की शक्ल का होना है वो उसकी सेल वॉल डिपेंड करेगा। अगर सेल वॉल लाइट सी होगी, हल्की होगी, तो बैक्टीरिया किसी भी शक्ल में मूव बन सकता है। अगर वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होगी, हार्ड होगी, तो वो जो भी शेप उसकी होगी, गोल होगी, चकोर होगी, रॉड की तरह की होगी या कॉमा की तरह की होगी, वो इंटैक्ट रहेगी। अब देखते हैं कि वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ पेप्टिडोग्लाइकेन। सबसे अहम बैक्टीरियल सेल का कंपोनेंट है वो है पेप्टिडोग्लाइकेन। है क्या चीज़? ये एक लार्ज मालिक्यूल है जिसके अंदर 2 अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नंबर 1 एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, जिसको उर्फ़ आम में नैग कहा जाता है, NAG, और दूसरा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नैम। These two molecules are joined by cross bridges of amino acids. इन दो मॉलिक्यूल्स को अमाइनो एसिड्स आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है जी सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो ग्राम रिएक्शन के नतीजे में पर्पल कलर के नज़र आते हैं, पर्पल कलर के माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आते हैं। इनकी बाहर वाली सेल वॉल किस तरह की होती है? In these gram-positive bacteria, peptidoglycan is about 25 nanometer wide, 25 नैनोमीटर उसकी विड्थ होती है, and contains additional polysaccharide called टिकोइक एसिड। इसके अंदर एक एडिशनल पोलीसेक्राइड है जिसका नाम है टिकोइक एसिड, वो मौजूद होता है। अब ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव्स की जो बैक्टीरिया हैं वो पिंक कलर के नज़र आते हैं, पिंक रॉड्स हों चाहे कोकाएँ हों। नेगेटिव जहाँ आ गया वहाँ मतलब है पिंक कलर। तो इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज़ ओनली 3 नैनोमीटर इन थिकनेस, मोटाई उसकी 3 नैनोमीटर है, उसके अंदर कोई टिकोइक एसिड नहीं है मौजूद। द सेल वॉल इन दीज बैक्टीरिया कंटेन्स वेरियस पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इनके अंदर काफ़ी सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं। दिस सेल वॉल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव की निस्बत इनकी सेल वॉल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दिस सेल वॉल इज़ सराउंडेड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन. The space between this membrane and the cell wall is called periplasmic space, and the periplasmic space contains a gel-like material called periplast. वो कहता है कि ग्राम नेगेटिव के अंदर एक और मेम्ब्रेन भी है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पेरीप्लाज्मिक मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन हम उसको कहते हैं। उस आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस है जिसके अंदर जेल लाइक मटेरियल मौजूद है, जिसको पेरीप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद है जी कैप्सूल। क्या चीज़ है? बैक्टीरिया। सम स्पीशीज़ ऑफ कोकाई एंड बेसिलाई, यानी कुछ बैक्टीरिया जो रॉड शेप्ड हैं और राउंड हैं, उनकी कुछ स्पीशीज़ सिक्रीट करती है, निकालती है अपनी बॉडी से एक स्टिकी, चिपकने वाला जेलेटिनियस लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स अराउंड द सेल वॉल। दिस लेयर इज़ कॉल्ड कैप्सूल। स्पायरल बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म कैप्सूल। ये याद रखने वाली बात है कि स्पायरल बैक्टीरिया की 3 ही टाइप्स हैं शेप की फॉर्म में, कोकाएँ हैं, रॉड्स हैं और स्पायरल्स हैं। स्पायरल्स ये कैप्सूल सिक्रीट नहीं करते। कोकाई और बेसिलाई ये चिपकने वाला जेलेटिनियस मटेरियल लेयर पॉलीसेकेराइड्स की, प्रोटीन्स की, ये सिक्रीट करते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स क्या है? द लूज लेयर ऑफ कैप्सूल इज़ कॉल्ड ग्लाइकोकेलिक्स। कैप्सूल की एक लूज़ लेयर, एक हल्की लेयर, एक ढीली सी लेयर कैप्सूल की अगर हो, उसको ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। इट कंटेन्स अ मास ऑफ टेंगल्ड फाइबर्स ऑफ डेक्स्ट्रिन। इसके अंदर डेक्स्ट्रिन का मास मौजूद है, यानी टेंगल्ड फाइबर्स मौजूद हैं, आपस में जकड़े हुए फाइबर्स मौजूद हैं। अ पॉलीसेकेराइड, यानी डेक्स्ट्रिन एक पॉलीसेकेराइड है, तो ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर पॉलीसेकेराइड का मास जो कि आपस में एक दूसरे के अंदर उलझा हुआ होगा वो मौजूद है। दीज फाइबर्स हेल्प बैक्टीरिया अटैच टू द सरफेस ऑफ द होस्ट।
किसी भी जगह जाके इन्होंने चिपकना है, अपने होस्ट को जाके अटैच होना है। वहाँ अटैच होंगे तो आगे अपना काम करेंगे ना, वहाँ पे खाएं पिएंगे, होस्ट के अंदर जाके उनको बीमारी फैलाएंगे या उनको फ़ायदा देंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब सबसे पहले काम होता है इनका अटैचमेंट का, तो अटैचमेंट के लिए ये ग्लाइकोकैलिक्स सिक्रीटिंग बैक्टीरिया होंगे तो वो स्टिकी मास अगले होस्ट के सेल्स के ऊपर जाके चिपकने का काम देगा। स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में रेंडर द फूड प्रोडक्ट्स अनअट्रैक्टिव एंड डिस्टेस्टफुल। जो बैक्टीरिया अपने बॉडी में से स्लाइम सिक्रीट करते हैं, स्लाइम मतलब कुछ लेसदार मादा सिक्रीट करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कुछ हमारी हड्डियाँ, अगर हड्डी पड़ी रह जाए तो उसके अंदर 2-3 दिनों के बाद एक सरांड और बदबू सी आनी शुरू हो जाती है, वो बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ की वजह से ही आती है। तो वो इन स्लाइम प्रोड्यूसर्स की वजह से होती है। साइटोप्लाज्म में जी आगे सेल वॉल के बाहर आउटर मेम्ब्रेन, ग्राम नेगेटिव के अंदर देन कैप्सूल, एक हार्ड मास और देन ग्लाइकोकेलिक्स, एक चिपकने वाला मटेरियल। और अब है साइटोप्लाज्म की नहीं, सेल वॉल के अगर अंदर चले जाएं बैक्टीरिया के तो उसके अंदर एक मटेरियल सा होगा, सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी फ्लूइड मटेरियल होगा। Inside the cell membrane lies the cytoplasm. It is a semi-transparent, semi-fluid. It contains proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acid. इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्रोमोसोम्स क्या चीज़ है? आपको पता है कि हेरिडिटी मटेरियल क्रोमोसोम होता है। हेरिडिटी मटेरियल जिससे आगे नस्ल चलती है। ये बैक्टीरिया 1 से 2 होता है, तो जो अपना डीएनए का मटेरियल वो अगली प्रोजनी में लेके जाता है उसको कहते हैं क्रोमोसोम्स, हेरिडिटी मटेरियल। द बैक्टीरिया हैव नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इनके पास कोई ख़ास किस्म का न्यूक्लियस नहीं है। एंड आर हैंस कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, इसलिए इनको हम कहते हैं प्रो मतलब बिफोर, कैरियन ऑन प्रोकैरियोट बिफोर न्यूक्लियस, यानी दे लैक अ न्यूक्लियस। और यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स हैविंग न्यूक्लियस, तो द ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन ट्रू न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, इनके पास कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरियल क्रोमोसोम लाई सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में वैसे ही लटका पड़ा होता है, लाई सस्पेंडेड होता है। इट ऑल्सो लैक प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन भी नहीं होती। द क्रोमोसोम रीजन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड, तो बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम के इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्लाज्मिड्स किसको कहते हैं? बैक्टीरिया के अंदर अल्लाह ने एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रखा है जिसको प्लाज्मिड्स कहते हैं। दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए, इनके ऊपर रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं जो ये दूसरे बैक्टीरिया को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑल्दो दे कंटेन फ्यू जीन्स एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, प्लाज्मिड्स आर एसेंशियल सिग्निफिकेंट बिकॉज मैनी कैरी जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। फॉर दिस रीज़न दे आर ऑफन कॉल्ड आर फैक्टर्स, यानी रेजिस्टेंट फैक्टर्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कुछ बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट होते हैं कुछ मेडिसिन से, तो वो अपनी ये रेजिस्टेंट जीन्स जो कि उनके प्लाज्मिड्स के ऊपर होती हैं वो किसी और को दे देते हैं। ऊपर तस्वीर में देखें, यहाँ ये बैक्टीरिया का अगर डीएनए है तो उसके साथ ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए का छोटा सा रिंग बनाया हुआ है, इसको प्लाज्मिड्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लाज्मिड्स, और ये है इनका बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है जी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर बॉडीज़ ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन की बॉडीज़ हैं। दे आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस में इनका काम होता है। इंक्लूजन बॉडीज़ और वॉल्यूटन, ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। अगर बैक्टीरिया अपनी स्टोरेज में स्टार्च, ग्लाइकोजन और लिपिड को स्टोर करता है तो ये इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। और दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर पीरियड ऑफ स्टारवेशन, मतलब हम भी चीज़ें स्टोर भूख से बचने के लिए करते हैं। फ्रिज में चीज़ें ला के रखते हैं ना, कभी चॉकलेट्स रखते हैं, स्टिंग ला के रख लेते हैं, और भी चीज़ें ला के रखते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया अपने अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन और लिपिड्स इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में सेव करके रखते हैं। वॉल्यूटन, दे आर डेपोट्स ऑफ फॉस्फेट, ये फॉस्फेट के डेपोट्स हैं। डेपोट्स मतलब फॉस्फेट के ज़ख़ीरे हैं। वॉल्यूटन स्टेन डीपली विद द डाइज सच एज मिथाइलिन ब्लू, their presence in the diphthery bacilli assist identification procedures। वॉल्यूटन फॉस्फेट के डिपोट्स कहते हैं। फॉस्फेट अगर बैक्टीरिया ने सेव करनी है तो वॉल्यूटन बॉडीज़ में सेव करेंगे, और इसको हम मिथाइलिन ब्लू डाई के ज़रिए देख भी सकते हैं क्योंकि ये वॉल्यूटन बॉडीज़ उस स्टेन को पिक करती हैं। मैग्नीटोसोम्स क्या है? बैक्टीरिया के अंदर अल्लाह ने एक ऐसा चीज़ लगाई हुई है जिससे वो अपने प्रेफर्ड हैबिटेट में, यानी एक एंटीना सा लगाया हुआ है कि जहाँ इन्हें गर्मी महसूस हो रही होगी तो सर्दी में ठंड में चले जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है? द सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द बाउंड्री लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की बाउंड्री लेयर है सबसे बाहर वाली। इट एग्जिस्ट्स इनसाइड द सेल वॉल इन द प्लांट्स एंड बैक्टीरिया।
ये सेल वॉल के अंदर एग्जिस्ट करती है, प्लांट्स में भी और बैक्टीरिया में भी। सेल एनवेलप किसको कहते हैं? सम माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स कंबाइन द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कैप्सूल एंड टर्म देम सेल एनवेलप। यानी किसी बैक्टीरिया के अंदर अगर कैप्सूल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को इकट्ठा कर लिया जाए या उनके अंदर हो तो कलेक्टिवली इनको हम सेल एनवेलप कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन की? सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, 60% प्रोटीन है और 40% लिपिड्स हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इनका होता है। नेक्स्ट है जी, दी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन 2 पैरेलल लेयर्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर। 2 लेयर्स पैरेलल मौजूद होती हैं जिनको हम फॉस्फोलिपिड बायलेयर कहते हैं। प्रोटीन ग्लोब्यूल्स ये मेम्ब्रेन के ऊपर भी होती हैं, अंदर भी होती हैं। द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एज ग्लोब्यूल्स फ्लोटिंग लाइक आइसबर्ग्स एट और नियर द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। वो कह रहा है प्रोटीन जो है ना वो बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर भी अगर फ्लोट करती है और कुछ हिस्सा उसका अंदर होता है तो ये आइसबर्ग के तौर पे नज़र आती है। आइसबर्ग क्या होती है? समंदर के ऊपर बर्फ़ का वो हिस्सा जो हमें बर्फ़ानी टीले की तरह ऊपर नज़र आ रहा हो और कुछ हिस्सा उसका बड़ा सा समंदर के नीचे भी हो। इसी तरह जो प्रोटीन है बैक्टीरिया की वो आइसबर्ग जो कि उसकी आउटर वॉल में नज़र आती है वो आइसबर्ग के तौर पे नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं ये प्रोटीन आपको नज़र आ रही है, ये ऊपर एक प्रोटीन भी है और अंदर तक फैली हुई है सेल वॉल के अंदर ना, तो ये आइसबर्ग होगी। बाकी ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ऊपर, और ऊपर फॉस्फेट की वो लेयर है और फॉस्फोलिपिड लेयर है, दोनों फॉस्फेट की लेयर है और दरमियान में इसके प्रोटीन सैंडविच्ड है। नेक्स्ट है जी, दिस मॉलिक्यूल अकाउंट्स फॉर द मेम्ब्रेन्स अपीयरेंस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड हेल्प्स इट अलाउज पैसेज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। अच्छा जी, जो लिपिड्स की तरह के सब्सटेंसेस होंगे वो लिपिड्स के साथ बाउंड बना के अंदर आ जाया करेंगे प्रोटीन बाय लिपिड बाइलेयर के। जो फॉस्फेट जो प्रोटीन से रिलेटेड सब्सटेंसेस होंगे वो प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना के अंदर आ जाया करेंगे। उसके अलावा ये मेम्ब्रेन जो है किसी को और मटेरियल को अंदर नहीं आने देगी। अब लिखा भी हुआ है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। पहला है कि जी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन दी फॉस्फोलिपिड लेयर एंड पास थ्रू द मेम्ब्रेन। और दूसरा लिखा हुआ है एसिड्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस विच डू नॉट डिसॉल्व इन लिपिड्स मूव थ्रू प्रोटीन पैसेज वे। जो लिपिड्स में डिज़ोल्व नहीं होते वो प्रोटीन को के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं और आराम से अपना ट्रैवल करते हैं। बात तो ये क्या ना कि सेल के अंदर आना है तो एंट्री कहाँ मिलेगी? एंट्री वहीं मिलेगी जिसके साथ उनका बॉन्ड बन सकता होगा। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 20 पे, रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स। रिप्रोडक्शन इनकी बाइनरी फिशन के ज़रिए होती है। ये न्यूक्लियस मटीरियल, ये क्रोमोसोम मटीरियल देखें। बाइनरी फिशन इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 daughter cells. It is asexual reproduction in prokaryotes. DNA makes a copy of itself and then it splits. जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, कंडीशंस एनवायरनमेंट्स फेवरेबल होती हैं तो ये जेनेटिक मटेरियल एक से डबल होता है। ये आप देखें पहले सिंगल है, सिंगल से यहाँ पे हैवी हो गया, डबल हो गया, फिर इसकी ये सेल वॉल पिंच होके यहाँ पे 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। दैन उसके बाद इसके फिर सेल्स टोटल स्प्लिटिंग हो जाती हैं। तो ये एक बैक्टीरिया सेल से 2 सेल्स बन गई हैं और विद इन 20 मिनट्स के अंदर इनकी स्प्लिटिंग होती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए जी। नेक्स्ट है इन्फेक्शन एंड डिजीज़। इन्फेक्शन का मतलब है किसी भी बैरूनी ऑर्गेनिज़म का, चाहे वो वायरस है या बैक्टीरिया, आपकी बॉडी में जाना, उसको कहते हैं आपको इन्फेक्शन हुई है। अगर वो इन्फेक्शन जाके हमारे इम्यून सिस्टम से, हमारे मुदाफ़ियाती सेल से लड़ के कामयाब हो जाए, वो यानी वो ऑर्गेनिज़म कामयाब हो जाए, वो पैथोजन कामयाब हो जाए हमें बीमार करने में, तो तब वो डिज़ीज़ बन जाती है। ठीक है, आगे इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स, द होस्ट एंड पैरासाइट। पैरासाइट वो जो जाके हमें बीमारी करता है और होस्ट हम ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स भी होस्ट हो सकते हैं। एंड द कंपटीशन फॉर सुपरमेसी, और कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा पावरफुल है या वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कर रहा है वो ज़्यादा पावरफुल। दैट टेक्स प्लेस बिटवीन देम। अ होस्ट हुज रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, यानी अगर हमारी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगी, हम स्ट्रॉन्ग होंगे, रिमेन्स हेल्दी, एंड द पैरासाइट either driven from the host or assume a beginning benign relationship with the host. By contrast, if the host loses a competition, disease develop. कहता है अगर तो हम जीत जाएं तो हमें कुछ भी नहीं होगा, हम उसको जो है ना ईज़िली रहने देंगे अपने अंदर, कोई इशू नहीं होगा हमें। लेकिन अगर हम हार जाते हैं कंपटीशन तो हमें बीमारी हो जाएगी। डिज़ीज़ की डेफिनेशन क्या है? डिस ईज़, मतलब ईज़ का मतलब होता है आसानी और डिस का मतलब है कि आप अपनी नॉर्मल आसान ज़िंदगी से
प्रॉब्लमेटिक ज़िंदगी में आ गए कि आपको नॉर्मल कंडीशंस में रहना मुश्किल हो रहा है। डिज़ीज़ में बी कंसेप्चुलाइज्ड एज एनी चेंज फ्रॉम द जनरल स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। आपकी गुड हेल्थ से कोई भी स्टेट चेंज जब हो जाती है, आपको थोड़ी सी खांसी हो जाए, छींकें आने लग जाए, नज़ला बुखार कुछ भी हो जाए, तो आप डिज़ीज़ में होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट डिज़ीज़ एंड इन्फेक्शन आर नॉट सिनोनिमस। अ पर्सन मे बी इन्फेक्टेड विदाउट बिकमिंग डिजीज़। अभी मैंने बात समझाई कि ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो बंदा डिज़ीज़ और इन्फेक्शन में एक दूसरे के बराबर नहीं है। एक इंसान को इन्फेक्शन हो सकती है डिज़ीज़ हुए बगैर, यानी हमारे अंदर बहुत सारे इस वक्त ऑर्गेनिज़म, जानदार, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई होंगे, लेकिन हमारा इस टाइम हम इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको हावी नहीं होने दे रहा अपने ऊपर, उनको बीमारी करने नहीं दे रहा। जैसे जैसे हम अपनी एज में आगे जाते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे इम्यून सिस्टम को शिकस्त दे के हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमें डिज़ीज़ कर देते हैं। नॉर्मल फ्लोरा किसको कहते हैं? जो आम तौर पे हमारे बॉडी की सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं, उसको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी और बॉडी के ऊपर भी। द नॉर्मल फ्लोरा इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वो पॉपुलेशन है दैट इन्फेक्ट दी बॉडी विदाउट काजिंग डिज़ीज़ बीमारी किए बग़ैर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वो पॉपुलेशन जो हमारे ऊपर मौजूद है, उसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड इट्स नॉर्मल फ्लोरा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस। बॉडी और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के नॉर्मल फ्लोरा सिम्बियोसिस की मिसाल है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये 3-4 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आम तौर पे पूछी जा सकती हैं। वो ये कि म्यूचुअलिज़म, नाम से ज़ाहिर है, म्यूचुअल का मतलब होता है दो इकट्ठे, दोनों को फ़ायदा हो, होस्ट को और पैरासाइट दोनों को जिस रिलेशन में फ़ायदा हो, उसको म्यूचुअलिज़म कहते हैं। इन सम केसेस द सिम्बियोसिस इज़ बेनिफिशियल टू बोथ द बॉडी एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज़म। मसलन अगर हम दही खाते हैं तो दही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दही के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको जाके वहाँ खुराक मिलती है, उनको अपनी खुराक मिलती है, और हमें दही से जो अंदर विटामिन्स और चीज़ें होती हैं और उसके अंदर अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, हमारे लिए वो बेनिफिशियल होते हैं, हमें उससे फ़ायदा होता है। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। स्पीशीज़ ऑफ लैक्टोबैसिलस लिव, ये दही के अंदर के बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस लिव्स इन द ह्यूमन वेजाइना एंड ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट व्हाइल प्रोड्यूसिंग एसिड टू प्रिवेंट द ओवर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस स्पेसिफिक पार्ट में इस ऑर्गेनिज़म की वजह से, इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से दूसरे ऑर्गेनिज़म की ओवर ग्रोथ नहीं होती। ये ऑर्गेनिज़म अपनी फूड न्यूट्रिएंट्स ड्राइव करता रहता है उस जगह से, और हमें इन रिटर्न क्या देता है, वहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को आने नहीं देता, इसलिए दोनों को फ़ायदा हो जाता है। कमेंसलिज्म, यहाँ से अगर आप देखें, कमेंसलिज्म क्या है? ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट, ह्यूमन होस्ट नॉट हार्म्ड। इसमें एक को फ़ायदा हो, दूसरे को ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो। इन सम केसेस द सिम्बियोसिस इज़ बेनिफिशियल ओनली टू द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। कहता है बाज़ औक़ात सिम्बियोसिस में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को फ़ायदा होता है। इन विच केस द सिम्बियोसिस इज़ कॉल्ड कमेंसलिज्म। इश्चरेशिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, इज़ जनरली प्री एज्यूम टू बी कमेंसल इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये हमारी आंत में, छोटी आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया आमतौर पे पाया जाता है। इसको वहाँ से खुराक मिलती रहती है, हमें इसका ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। इसी तरह ये कमेंसलिज्म में तो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को फ़ायदा हुआ और ह्यूमंस को ना फ़ायदा ना नुकसान है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा है। पैरासिटिज्म में क्या है? हमें बैक्टीरिया को तो फ़ायदा है लेकिन हमें नुकसान है उसका। ओनली दी बैक्टीरिया बेनिफिट एंड द ह्यूमन होस्ट हार्म्ड। इसको कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया या वायरस हमें जाके हमारे अंदर हमें बीमार करता है, वो पैरासिटिज्म की रिलेशनशिप में आता है। तो मैं इसको सम अप करती हूँ। आज हमने पढ़ा बैक्टीरिया की सेल वॉल डिस्कस की, उसका कंपोनेंट पेप्टिडोग्लाइकेन, कंपोनेंट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स नैग और नैम, फिर ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल, देन कैप्सूल क्या चीज़ होती है, ग्लाइकोकेलिक्स क्या है, साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक लिक्विड है वो क्या है, क्रोमोसोम बैक्टीरिया का हेरिडिटी मटीरियल, प्लाज्मिड जिसके ऊपर रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी, इंक्लूजन बॉडीज़ बैक्टीरिया का फ्रिज, वॉल्यूटन बैक्टीरिया फास्फेट का रिजर्व डिपॉट्स, मैग्नीटोसोम्स एनवायरनमेंट, अच्छे एनवायरनमेंट में जाने का आला के बैक्टीरिया को अच्छी जगह पे ले जाए, और सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की सेल वॉल के इनसाइड एक मेम्ब्रेन, सेल एनवेलप बैक्टीरिया का जो है वो सारा ओवरऑल पैकेज के बाहर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर कैप्सूल है, उनको कलेक्टिवली सेल एनवेलप। केमिकल कंपोजिशन हमने देखी, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी, प्रोटीन 60%, लिपिड्स 40%, लिपिड सॉल्युबल मटेरियल्स लिपिड्स के साथ जाएंगे और प्रोटीन
मटीरियल प्रोटीन के साथ जाएंगे। बैक्टीरिया डबल कैसे होता है? बाइनरी फिशन से, ठीक है। और इन्फेक्शन और डिजीज़ की डेफिनेशन, फिर नॉर्मल फ्लोरा और की म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म का रिलेशनशिप। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे फ्रॉम पेज नंबर 23। थैंक यू।